हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर। अगर आपने हमारे पहले पार्ट्स इस एक्सरसाइज के जिसमें हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन कवर किया है एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का, तो वो आप पहले जाके देख सकते हो आई बटन में ऊपर क्लिक करके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। A farmer buys a used tractor for 12,000. He pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? देखो, इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि 12,000 का ट्रैक्टर था, उसमें से उसने 6,000 की पेमेंट कर दी। तो 12,000 का था, 12,000 में से 6,000 की पेमेंट हो गई, तो कितना अमाउंट बचा? 6,000। अब जो इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, वो साथ के साथ ही पे कर रहा है। जो एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी वो साथ के साथ ही पे कर रहा है, मतलब उसने 6,000 रुपीज दे दिए। पहले 6,000 रुपीज दे दिए, उसके बाद अब जो ईएमआई उसकी उसी टाइम से स्टार्ट हो गई। तो बस इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6,000 पे कैलकुलेट होगा ईएमआई के साथ। ठीक है, ना कि 5,500 पे, क्योंकि उसने साथ के साथ ही इंस्टॉलमेंट देना चालू कर दिया है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। तो देखो, पहला जो ईएमआई देगा वो 500 के हिसाब से दे रहा है, 500 के हिसाब से। तो इंटरेस्ट को तो हटा दो, वो तो एक्स्ट्रा मनी है। तो 500 की ईएमआई कितनी बनेगी, उसको कितना अमाउंट पे करना है अभी 6,000 का। तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी ईएमआई की? 6,000 डिवाइडेड बाई 500। आंसर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। 12 ईएमआईज पे करेगा अभी वो एन की वैल्यू। ठीक है जी। अब देखते हैं पहला जो बनेगा, उसका पहला ईएमआई बनेगा उसका 500। सारी ईएमआईज 500 की हैं, तो इंटरेस्ट किस पे बनेगा? 6,000 पे ही बनेगा। तो 500 का 12% ले लेंगे, 500 प्लस 12% ऑफ 6,000। अगली बार फिर अब क्या लेंगे? प्लस 500 प्लस 12% ऑफ। अब 500 तो पे कर दिए, अब इसमें कितना बचा? 6,000 में से 5,500 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए कितने पे कैलकुलेट होगा? 500 प्लस 12/100। 12% किसका लेंगे? 500, फिर इसमें से कम कर लेंगे 5,000। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, 500 500 सब में आएगा। कितनी टाइम आएगा? जितनी इंस्टॉलमेंट है, 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो मैं 500 मल्टीप्लाई बाई 12 करके अलग से लिख लूँ, और प्लस में ये चीज़ आती रहेंगी। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, कितना आएगा? 720। मतलब ये प्लस में होते चले जाएंगे, 720 प्लस। आगे ये दो जीरो कैंसिल करी, 12 से 55, 660। कम होती जा रही है क्योंकि हमारा अमाउंट पे करते जा रहे हैं ना, और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अनपेड अमाउंट पे लग रहा है। अनपेड अमाउंट तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे हम आगे, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से मैं इसमें आगे करूंगा तो डिफरेंस ना आपको पता चल जाएगा कि 60 का डिफरेंस आ रहा है। अगली कितने की बनेगी? 600। उससे आगे 540। इस तरह से चलता रहेगा। और ये कहाँ तक आएगा? 12 टर्म्स तक, क्योंकि 12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इसलिए जो ये इंटरेस्ट बन रहा है ये भी 12 इंटरेस्ट अप टू 12 ईएमआईज लिख लो आप इसको। इंटरेस्ट अप टू 12 ईएमआईज। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो सीधा सीधा कितना आ गया? ये तो 6,000 आ जाएगा बाहर। अब ये अंदर क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है। इस एपी में फर्स्ट टर्म है 720, डी है, माइनस में हो रही है ना चीज, तो डी क्या हो जाएगा? -60। और एन की वैल्यू हो जाएगी 12। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो इसमें लगा देते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 720, कितना आ जाएगा? 1440। 2a प्लस n-1d। n कितना है? 12। 12 -1 करेंगे 11 आएगा, और d कितना है? -60। जब आप इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर हमें इसमें फाइंड आउट करना है, तो वो कितना हो जाएगा? ये 6,000 तो उसने पहले दे दिए थे।
अब 6,000 उसने फिर बाद में दिए, ये कितने हो गए 12,000। 12,000 तो उसे देने ही देने, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना, इंटरेस्ट को इसमें प्लस कर लेना, ये जो इंटरेस्ट आएगा ना ये, इसको प्लस कर लेना। तो टोटल जो अमाउंट आएगा आपका, टोटल अमाउंट पेड फॉर ट्रैक्टर, पेड फॉर ट्रैक्टर विल बी, जितना एक्चुअल अमाउंट है 12,000 प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 16,680। ठीक है जी, 4,680 आपका 4,680 आएगा इसको कैलकुलेट करके। और ये तो अमाउंट आपने एज ईएमआई एंड इंटरेस्ट दिया है, प्लस 6,000 पहले दे रखा है, उसको आप इसमें प्लस कर देंगे, यही आपका फाइनल अमाउंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन राइट्स अ लेटर टू फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू द फोर डिफरेंट पर्सन्स। विद दिस इंस्ट्रक्शन दे मूव द चेन सिमिलरली, मतलब कहने का ये है, एक बंदे ने चार लोगों को मेल किया, फिर उस उन चारों बंदों ने चार अलग अलग लोगों को किया। ठीक है, ऐसे चेन बनती रहेगी। तो देखो पहला मेल कितने लोगों को गया, मेल की बात कर रहे हैं तो हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। पहला मेल गया चार लोगों को, फिर उन चार ने चार लोगों को और किया होगा, तो 4 × 4 = 16 लोगों को, फिर उसके बाद 64 लोगों को, ऐसे ऐसे मेल करते गया। तो उसने बोल रहा है एट्थ सेट, एट्थ सेट की बात कर रहा है ना, तो हमें इसमें क्या करना है, एट्थ टर्म तक टोटल मेल कितने गए ये फाइंड आउट करना है, टोटल मेल। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, क्लियरली जीपी बन रही है, तो फर्स्ट टर्म 4 है जिसमें कॉमन रेशियो भी 4 है, बिकॉज 4 × 4 × 4 होता जा रहा है, एन की वैल्यू 8 है। तो पहले हम टोटल मेल्स निकाल लेते हैं, टोटल मेल्स टिल एट्थ सेट, एट्थ सेट बोला है ना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो a लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई आर रेज टू पावर n-1, r क्या है 4, 4 × 8 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 1। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 4, 4 मल्टी रेज टू पावर 8 - 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल मेल्स आ जाएंगे, ये टोटल मेल्स। अब उसने पूछा है कि अगर एक मेल का कॉस्ट जो है 50 पैसा है, तो 8 सेट तक जितने मेल्स होंगे तो उनका कॉस्ट कितना होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल मेल्स अगर आपको रुपीज में निकालना है तो 50 पैसे का एक है, तो 1/2 रुपीज लिख लो। ठीक है, टोटल मेल्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रुपीज, क्योंकि 50 पैसा में कितने होते हैं 1/2 रुपीज, 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो टोटल मेल्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 436,900। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये ही कॉस्ट है टोटल मेल्स का अप टू 8 सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। अब वो पूछ रहा है कि 15th ईयर में फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। तो 15th ईयर की बात कर रहा है, तो पता है क्या है, 15th ईयर इज नॉट कंप्लीटेड, 15th ईयर इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि 15th ईयर की बात कर रहा है, आफ्टर 15th ईयर नहीं बोल रहा। तो अगर आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जब, जो कि होता है PRT/100, तो यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो क्या आप 15 लेंगे, नहीं, क्या लेंगे आप 14, क्योंकि 15th ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 14 डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, आप इसको 14 मल्टीप्लाई बाई 5 70, 70 मल्टीप्लाई बाई 100 7,000। ये आपका 7,000 क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने अमाउंट पूछा है 14th ईयर के बाद इन 15th ईयर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्लस 7,000, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,000 आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, देखो पहले जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी है 15,625, अगली बार ये 20% कम हो जाती है। 20% कम होने का मतलब क्या है
कि उसकी जो वैल्यू है वो 80% ही रह गई, क्योंकि 20% तो खत्म हो गई। इसका 80% चाहिए अब हमें, इसका 80% क्या होगा, 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका 80% कम होगा, फिर दोबारा 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या आ रहा है, 4/5। तो जो ये सीरीज बनेगी उसका ये कॉमन रेशियो आ जाएगा, तो क्लियर बात है एक जीपी बनेगी। तो जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी रहेगी, 15625। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू हमें लेनी है 5, और A5 की ही वैल्यू हमें निकालनी है जीपी में, क्योंकि फिफ्थ ईयर में क्या वैल्यू होगी उस मशीन की, जिसका फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n-1, विच इज ए आर रेज टू पावर 5-1, विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो 15625, आर की वैल्यू 4/5, रेज टू पावर कितना आ जाएगा आपका, एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये पहले साल में है, ये फर्स्ट ईयर ये बनेगा इसका। ध्यान से सुनो, इसमें ना नंबर ऑफ टर्म्स का भी थोड़ा सा पंगा पड़ेगा। कैसे, वो कह रहा है कि 5 ईयर्स बाद, तो ये तो पहला साल हुआ, लेकिन ये टर्म कौन सी है, दूसरी। ये ये दूसरा साल हुआ, लेकिन इस जीपी की ये टर्म कौन सी है, तीसरी। तो जब ये फिफ्थ ईयर हो रहा होगा तो वो जीपी की कौन सी टर्म बनेगी, सिक्स्थ। तो यहाँ पे हमें ए सिक्स्थ ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 6 माइनस, हाँ 6-1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 6-1 करेंगे तो 5 आएगा रेज टू पावर में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 15625 4/5 रेज टू पावर 5। अब इसकी अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5120, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। दोबारा समझा देता हूँ। देखो, जो फिफ्थ ईयर है वो हमारी जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सिक्स्थ टर्म बन रही है, अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो 15625 से एक साल बाद की मैं बात करूं तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्म आएगी। फिर इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। लेकिन अगर मैं पूरी जीपी की बात करूं तो जीपी की फर्स्ट टर्म तो यहाँ से शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे फर्स्ट ईयर था वो सेकेंड टर्म है जीपी की, और जहाँ पे सेकेंड ईयर खत्म हुआ वहाँ पे वो जीपी की थर्ड टर्म है। तो जहाँ पे फिफ्थ ईयर होगा वहाँ पे जीपी की सिक्स्थ टर्म होगी, इसलिए मैंने इनकी वैल्यू 6 ली। इस क्वेश्चन में यही सीखने वाली बात थी। चलते हैं आगे। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन फिनिशिंग ए जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। देखो, इसमें ना क्या हो रहा है कि हर दिन 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो हमें नंबर ऑफ डेज की फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लगा दें, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्कर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज। क्योंकि नंबर ऑफ डेज इसमें हमें पता नहीं है, तो लेट नंबर ऑफ डेज एक्स लेट कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, एक्स दिन तक अगर काम करते हैं 150 वर्कर्स, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्कर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। अब ये किसके इक्वल मैं कर सकता हूँ, एक सीरीज बना सकता हूँ। कैसे, देखो पहले दिन सबने काम किया, कोई छोड़ के नहीं गया। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 1, ये वर्क आ गया पहले दिन का। अगले दिन क्या कर रहे हैं भाई साहब, अगले दिन 4 लोग छोड़ के चले गए, तो 146 रह गए। अब ये अगले दिन इन्होंने एक एक दिन का निकल लिख रहा हूं मैं, इसलिए हर बार 1 मल्टीप्लाई होगा। इतना काम हो गया, फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर 4 छोड़ के चले गए, फिर 4 लोग छोड़ के चले गए। लेकिन वो एक दिन की ही बात कर रहा है सब जगह, इसलिए मैं हर बार 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। तो इस तरह से मेरी एक सीरीज बन जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी सीरीज, उसने एक चीज बोली है क्वेश्चन में, इट टुक 8 more days टू फिनिश द वर्क। तो पहले हम लेट कर रहे थे कि टोटल एक्स दिन में काम हो रहा है, तो अब कितना टाइम लगेगा हमें, 8 दिन ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे x+8 टर्म्स आ गया। मतलब ये कहाँ तक जाएगा, x+8 टर्म तक जाएगा। तो ये n की वैल्यू हम ये लेट कर सकते हैं, x+8 है यहाँ पर। तो इसका अगर मैं सम करता हूँ तो देखो एक सीरीज बन रही है। कैसी सीरीज बन रही है, ये एपी बन रही है, कोई भी देख के बता सकता है। तो ये 150 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से लिख लेते हैं, 1 को अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। 150, 146, 144, और ये कहाँ तक जाएगा, जैसे बोलते हैं ना अप टू, कहाँ तक जाएगा, x+8 टर्म्स तक। ये वैल्यू नहीं है x+8, ये जैसे बोल देते हैं ना अप टू n टर्म्स, ऐसे अप टू x+8 टर्म्स तक जाएगा। x+8 क्यों है,
क्योंकि भाई पहले तो हम लेट कर रहे थे x दिन लगेंगे, अब उसको 8 दिन ज्यादा लग गए। तो ऐसे जो मैंने ये लिखे हैं ना 146 148, तो ये कहाँ तक लिखूंगा मैं, कितनी बार लिखूंगा 4 कम कम करके, x+8 तक। तो यहाँ पे अब मैं n/2 कौन सा फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो सम का फॉर्मूला होता है एपी में, n/2 2a + n-1d। तो देखो यहाँ पे जो a है आपकी 150, डी कितनी है आपकी -4, क्योंकि 146 माइनस 150 सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म -4 आएगा। ये ध्यान से रखना, क्योंकि डी की वैल्यू काफ़ी बार 4 ले लोगे आप, तो वो गलत आंसर हो जाएगा। और एन की वैल्यू क्या लेनी है, x+8। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड 150x ही रहेगी। चलते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला, एन की वैल्यू x+8/2, 2a 150 मल्टीप्लाई बाई 2 300, प्लस n कितना है x+8 -1, डी कितना है -4। मैं लेफ्ट हैंड साइड को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख लूंगा। अब देखो 2 यहाँ बाहर में, 2 से अगर मैं सब जगह डिवाइड कर दूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 इन सबको डिवाइड कर देगा और यहाँ से हट जाएगा x+8 के नीचे से। तो यह आ जाएगा 150 प्लस x+8 में से 1 गया तो 7, और इसके मल्टीप्लाई में -4 है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये -2 रह जाएगा। अब आ गया x+8। अब आगे -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 150 प्लस, प्लस क्यों माइनस, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स -2x, और -2 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। इधर 150x चल रहा है अपना। ठीक जी। अब 150 में से 14 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 136, 136 -2x, 136 -2x। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, और तो कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं, 136x -2x²। अब 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 की मल्टीप्लाई 130, 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 8, 2 कैरी, 8 1 8 प्लस 2 1088। ठीक है, अब 8 की -2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -16x आ जाएगा। 130x में से 16 जाएगा तो कितना आएगा अभी बताइए, 120x। कितना आ जाएगा, 120x। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 150x। अब जो 120x आया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, -2x² प्लस 1088। माइनस कर लूंगा तो कितना आएगा, 30x इज इक्वल टू -2x² प्लस 1088। अब सब जगह मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि सब जगह 2 कॉमन आ ही तो रहा है। ठीक है जी। अब मैं -x² और 544 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। 15x पहले ही यहाँ पे है, तो देखो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। ये 15 है, कितना है 15, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, 15 है ये। अब मुझे 544 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं 544 आ जाए और वैसे क्या आ जाए 15। तो 544 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स कर सकते हो आप। ओके 17 से आगे अब होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे तो सब में 544 आएगा, डिफरेंस 15 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 तो यहाँ तक हो गए। 16 और 34, 16 और 34 में बात बन सकती है, 34 और 16 में नहीं, नहीं बन रही बात। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 में बन रही, 32 और 17 में, 12 में से 7 गया तो 5, 2 में से बिल्कुल बन रही, 32 और 17 फैक्टर्स हो जाएंगे, x² प्लस, अब ये आ जाएगा आपका 32x -17x, क्योंकि हमें +15 चाहिए, और -544 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x +32, -17 कॉमन ले लेंगे तो x +32। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स आ गए, इनको आगे जाके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x +32 -17 x +32 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x +32 कॉमन आ गया, और x -17 अंदर बचा, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -32 और x की वैल्यू आ गई 17। अब देखो जो माइनस है, हम x क्या था हमारा, वट वॉज अवर x था हमारा नंबर ऑफ डेज।
क्या नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकता है? नो। तो -32 तो हमारा नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी एक्स की कितनी आ गई? 17। सो नंबर ऑफ डेज और 70, मतलब 17 डेज में काम हमारा कंप्लीट होना था, लेकिन हर बार 4 लोग छोड़ के जा रहे थे, तो +8, मतलब हमारे कितने दिन लग रहे थे? 8 17 में अगर मैं 8 प्लस करूंगा तो 25 डेज हमारे लग रहे थे, बट एक्चुअल डेज थे 17। अब काम खत्म कितने दिन में हुआ? 25 डेज में। तो आई होप इसी के साथ हम ये अच्छे से ख़त्म किया हमने। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम डिटेल्ड सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। देखो सब जगह हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, कवर किया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देखिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 8 11th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटेल सॉल्यूशन खत्म होता है, और हम अपनी एनसीईआरटी इन 30 डेज की सीरीज का ये चैप्टर खत्म करके अगले चैप्टर पे चलने वाले हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिटेल सॉल्यूशन में जाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी इन 30 डेज के नाम से है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।